आज हम देखते हैं जो 12वीं क्लास का आपका चौथा अध्याय है। इसमें भारत के विदेश संबंध दिए हुए हैं। तो विदेश संबंध देखने से पहले, अन्य देशों के संबंध देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अन्य देशों के संबंध आखिर निर्धारित कैसे होते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से कारक हैं कि जिसके कारण प्रत्येक देश की विदेश नीति तय होती है। क्योंकि वो परिस्थितियां हैं, वो कारण हैं, वो भौगोलिक तत्व हैं या आर्थिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण हैं, जिस कारण से प्रत्येक देश की विदेश नीति तय होती है। तो सबसे पहले विदेश नीति का अर्थ देख लेते हैं कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक देश की जो विदेश नीति होती है, अन्य देशों के साथ जो संबंध बनाने की जो नीतियां हैं, उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें अपन देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये फिर बाद में समझ में नहीं आता। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको अपन देखते हैं। अब देखिए, विदेश नीति से आशय एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कौन कौन सी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या संबंधों को स्थापित करने के लिए, अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करने जा रहा है, स्थापित करने के लिए वह राज्य जिन नीतियों का, यानी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए वह राज्य जिन नीतियों का प्रयोग करता है, जो नियमों का जो पालन कर रहा है, जो नीतियों का निर्माण कर रहा है, उन नीतियों को राज्य की विदेश नीति कहती है। यानी उन नियमों का, जिन नियमों का वह प्रयोग कर रहा है, उन नियमों को उस राज्य की विदेश नीति कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि अपनी आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं, यानी ये आवश्यकताएं जो प्रत्येक राष्ट्र की हैं, आर्थिक आवश्यकताएं भी प्रत्येक राष्ट्र की हैं, कुछ अपनी राजनीतिक आवश्यकताएं भी हर एक राष्ट्र की होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी इन चीजों की पूर्ति के लिए, किसकी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज विश्व का कोई भी देश, यानी ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्णतः क्या हो, स्वावलंबी हो, यानी पूर्णतः आत्मनिर्भर हो। ऐसा विश्व का कोई देश नहीं है कि जो सब चीजों में स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर हो। हर देश के लिए किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। स्वावलंबी होने का दावा कर सकता है, यानी ऐसा कोई देश नहीं है कि जो कहे कि नहीं हम पूर्णतः स्वावलंबी हैं। और ना ही विश्व समुदाय से पृथकीकरण, यानी विश्व समुदाय से यदि हम कहें कि पृथककरण मतलब उससे अलग हो जाए, कि पूरे विश्व से एक देश अलग हो गया कि नहीं हम तो स्वावलंबी हैं और हम अलग ही रहेंगे, तो ऐसा कोई देश नहीं है कि जो अपनी आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति कर सके, संपूर्ण आवश्यकताओं की, यानी स्वावलंबी बन सके और विश्व समुदाय से पृथकीकरण की नीति अपना सकता है। ऐसा कोई देश नहीं है जो पृथककरण की नीति अपनाए और स्वावलंबी हो। क्योंकि जहां एक और विश्व के किसी देश में घटी किसी घटना से विश्व के अन्य देश भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यानी विश्व में यदि कोई घटना, दुर्घटना बहुत बड़ी, जैसे किसी देश का किसी पर आक्रमण हो गया, किसी न किसी देश पर हमला कर दिया, कोई विशाल भीषण दुर्घटना हो गई, तो ऐसा कोई देश नहीं है कि उससे वो प्रभावित ना हो। यदि दो देशों में युद्ध हो जाता है तो उससे भी देश प्रभावित होते हैं।
बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक देश अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संबंध स्थापित करता है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, एक उद्देश्य यानी उसके निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए संबंध स्थापित करता है। इन संबंधों को स्थापित करने तथा अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का निराकरण, यानी जो उसके कुछ प्रश्न हैं उनका निराकरण करने के लिए वह राज्य जिन नीतियों का प्रयोग करता है, वह राज्य जो उसके प्रश्न हैं उनका निराकरण करने के लिए, अन्य दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए जिन नीतियों का पालन करता है, प्रयोग करता है या उपयोग करता है, उन नीतियों को उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। यानी विदेश नीति क्या है, जो देश अपने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या जो अंतरराष्ट्रीय प्रश्न हैं उनके समाधान के लिए जिन नीतियों का पालन करता है, दूसरे देश के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, उन नीतियों को उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। अब ये विदेश नीति हो गई कि उन नियमों को विदेश नीति कहा जा रहा है, लेकिन हर देश की कुछ परिस्थितियां हैं, हर देश के कुछ कारण हैं, जिस कारण से क्या होता है, उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। जिसमें महत्वपूर्ण कारक जो हम देख लेते हैं, यानी निर्धारक तत्व भी हम उनको कह सकते हैं कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं, जिससे पूरे देश की विदेश नीति निर्धारित होती है। पहला यदि हम देखें, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन केवल यहां हमने 7 कारण आपके लिए हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप इसके अनुसार और यदि लिखना चाहें तो उसमें भी आप लिख सकती हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है, आपके क्वेश्चन जो बनेगा उसके हिसाब से पर्याप्त है। पहला है भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व दूसरा है, तीसरा है सैनिक कारक, चौथा है घरेलू वातावरण, अगला है राष्ट्रीय चरित्र, छठवां है विचारधारा और अंतरराष्ट्रीय वातावरण। ये जो महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं, ये हर देश की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। जैसे यदि हम भौगोलिक तत्व को देखें तो भौगोलिक तत्व का मतलब है कि उस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी प्राकृतिक स्थिति उसकी। जैसे आज यदि हम भारत की बात करें तो भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है कि भाई एक दक्षिण में जो है कि हम समुद्र से लगे हुए हैं, यदि हम उत्तर में चले जाएं तो उत्तर में हिमालय है और अन्य देश जो है लगे। कुछ प्राकृतिक सीमाएं जो हैं, भौगोलिक सीमाएं जो है वो क्या है, उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। आर्थिक तत्व यानी आर्थिक, जो देश अर्थ के रूप में यानी किस हद तक वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहा है और किन चीजों पर दूसरे देशों पर निर्भर है, यानी वो आर्थिक तत्व उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सैनिक कारक यानी सैनिक दृष्टि से कोई देश कितना मजबूत है, कितने उसके पास वेपन्स हैं, कितने उसके पास विमान, यानी जो सैनिक के लिए जो साजो सामान जो उपयोग होते हैं वो कितनी मात्रा में उसके पास हैं, ये कारक विदेश नीति को प्रभाव। फिर घरेलू वातावरण, घरेलू वातावरण से मतलब है उस देश का जो आंतरिक वातावरण है, वो जो सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है या सत्ता में जो सरकार है, या प्रजातंत्रात्मक देश है यदि तो कोई सरकार जो भी सत्ता में होगी, समाजवादी देश है तो जो भी दल सत्ता में होगा। तो आंतरिक वातावरण यानी उसका जो घरेलू वातावरण है वो कैसा है, उसकी विदेश नीति को प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय चरित्र, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, ऐसे प्रत्येक राष्ट्र के चरित्र का भी निर्माण होता है। विचारधारा, फिर विचारधारा आती है कि
वो कौन सी विचारधारा वाला देश है, किस प्रकार की विचारधारा रखता है। क्योंकि विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं वाले देश है। अंतरराष्ट्रीय वातावरण, सातवां जो पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय वातावरण। कि अंतरराष्ट्रीय वातावरण उस समय क्या है, जब वो कोई देश विदेश नीति का निर्धारण कर रहा है, विदेश संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उस समय अंतरराष्ट्रीय वातावरण किस प्रकार का था। चलो अपन इसके बाद देखते हैं इसके निर्धारक तत्व। यानी पहला जो है अपना भौगोलिक तत्व है, आर्थिक, सैनिक, घरेलू वातावरण, राष्ट्रीय चरित्र, विचारधारा और अंतरराष्ट्रीय वातावरण। इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। 7 पॉइंट अपन ने लिए हैं, इन 7 पॉइंटों को एक एक करके देख लेते हैं। ये हो गया इसका अर्थ। इसके बाद भारत की जो विदेश नीति उसके निर्धारक तत्व अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय विदेश नीति को भारत के जो निर्धारक या मतलब जो तत्व है किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चलो इसके बाद अपन अब देख लेते हैं भौगोलिक तत्व। यानी किसी देश की विदेश नीति को भौगोलिक तत्व किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तत्व का मतलब है जैसे कि उसकी स्थिति क्या है, भौगोलिक रूप से किस जगह पे वो स्थित है। तो भारत की स्थिति यदि हम देखें तो भारत जो है, भारत की विदेश नीति के बारे में यदि बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति अपन देख लेते हैं, तो इससे तय हो जाएगा कि भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है। क्योंकि भौगोलिक स्थिति जो प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करती है, उन प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षात्मक, यानी जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत में हिमालय है, काराकोरम है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में तो भारत की क्या केंद्रीय स्थिति है। केंद्रीय स्थिति क्यों है, क्योंकि वो हिंद महासागर में शांति। और तो अब अपन देखते हैं किसी देश की विदेश नीति उस देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। भौगोलिक तत्व की यदि हम बात करें, जैसे भारत की विदेश नीति को हिमालय, उत्तर एवं उत्तर में काराकोरम महान प्राकृतिक अवरोधक हैं। यानी उत्तर में जो हिमालय और काराकोरम, यह अवरोधक व्यापार एवं वाणिज्य में तो अवरोधक हैं। यानी व्यापार की दृष्टि से यदि हम देखें तो हिमालय की ओर से ना तो कोई व्यापार होता ना काराकोरम से कोई व्यापार होता, क्योंकि ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वहां पहुंचना संभव नहीं है, व्यापार वहां से करना संभव नहीं है। तो व्यापार की दृष्टि से तो वो अवरोधक है। यानी व्यापार में वाणिज्य में वो अवरोध बने कि भाई यहां से व्यापार नहीं हो सकता। किंतु दूसरे देश के आक्रमण की स्थिति में, लेकिन यदि दूसरा देश आक्रमण यदि करता है, हालांकि वर्तमान में तो जो है कि अब सीमाएं खुली हैं उसके लिए आक्रमण की यदि देखें तो मिसाइलों का और इन सब चीजों का, परंतु किसी दूसरे देश के आक्रमण की स्थिति में यदि कोई देश आक्रमण करता है तो क्या हिमालय पार से आक्रमण किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से इतनी मजबूत सीमा है, इतनी सुदृढ़ सीमा है कि वहां से किसी देश को आक्रमण करना संभव नहीं है। इसलिए भौगोलिक स्थिति यानी प्राकृतिक सीमा प्रकृति ने वो हमको बना के दी है कि प्राकृतिक रूप से आप यहाँ सुरक्षित हैं, परंतु किसी दूसरे देश की आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा कवच है, यानी वो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि वहां से किसी देश का आक्रमण की संभावना हो ही नहीं सकती। भारत के लिए हिंद महासागर, हिमालय, काराकोरम के लिए प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी प्रकृति ने ही हमें वो सुरक्षा प्रदान कर दी है भारत के लिए कि आपकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें इन सीमाओं से तो सुरक्षा है, यहां से कोई आक्रमण की संभावना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति में भौगोलिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण कारक बनता है। अब आगे है आपका आर्थिक तत्व। देखिए, अर्थ के बगैर किसी देश को नहीं चलाया जा सकता। प्रगति
हर देश की अर्थव्यवस्था ये तय करती है कि आपके यहाँ जो व्यक्ति है उनका विकास आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से। उस समय जो 4 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में जो भाषण दिया था उसको अपन देख लेते, इससे आर्थिक तथ्य अपना क्लियर हो जाएगा कि आर्थिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। 4 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में दिए वक्तव्य में कहा था, अंतिम रूप से विदेश नीति आर्थिक नीति का परिणाम होती है। यानी विदेश नीति जो है आर्थिक नीति का परिणाम होती है, और जब तक भारत की आर्थिक नीति सुनिश्चित नहीं होती है, यानी जब तक भारत की आर्थिक नीति हम ये निश्चित नहीं करते हैं कि हमारी आर्थिक नीति किस प्रकार की रहेगी, तब तक क्या होगा, तब तक उसकी विदेश नीति अस्पष्ट, अपूर्ण और दिशाहीन होती है। यानी जब तक आप ये निश्चित नहीं करते, निर्णय नहीं करते कि आपकी आर्थिक नीति किस प्रकार से चलेगी, तब तक आपकी विदेश नीति भी क्या है, अपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक तत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि हम देखें भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय भारत की बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो आर्थिक स्थिति और दयनीय हो गई। लेकिन भारत ने उस चीज को अपनाया, जैसे हमने उस गुटनिरपेक्ष, क्योंकि हमें अपनी आर्थिक आवश्यकता दोनों देशों जो महाशक्तियां थी, 2 महाशक्तियां थी, आर्थिक आवश्यकताएं हमारी इन दोनों के साथ थी। भाई इन दोनों देशों के साथ हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी थी, और इन दोनों देशों के लिए एशिया में से जगह है, यानी एशिया में नेतृत्व भी चाहिए था। तो जब हमने असंलग्नता की नीति यानी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, तो हमने इन दोनों देशों के साथ अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, खाद्यान्न की पूर्ति की। और इन देशों ने क्यों साथ दिया, क्योंकि यदि ये देश इसका साथ दे रहा है तो ये देश, भारत यूएसए की तरफ न मुड़ जाए, तो यूएसएसआर की तरफ न मुड़ जाए, तो यूएसए ने भी सहायता प्रदान करी कि भाई आप भी सहायता ले जाओ। यानी कहने का मतलब यह है कि अर्थ जो होता है वो बहुत कुछ हद तक निर्धारित करता है। चलो अब अगले अपन उसको वो देख लेते हैं। इसके बाद जो आप देखते हैं आपके सैनिक कारक और घरेलू वातावरण। सैनिक कारक किस प्रकार से किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि सेना जो है जितनी मजबूत होगी, जितनी सैनिक दृष्टि से आप मजबूत होंगे, आपकी विदेश नीति उतनी ही प्रभावी होगी। और सेना कम मजबूत होगी, क्योंकि सेना और अर्थ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जब सेना जो है यदि उसको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए क्या होगा, अर्थ की आवश्यकता होगी। भाई मजबूत आप 2 ही तरीके से बन सकते हैं। जैसे यदि सैनिक दृष्टि से आप मजबूत हैं तो आपको अर्थ की आवश्यकता है, तो अर्थ के लिए या तो उतनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, उतनी आय हो उस देश की, तो या तो उन हथियारों का आप निर्माण करो या बाहर से खरीदो। भाई 2 ही कारण हो सकते हैं। तो सैनिक दृष्टि से आप जितने मजबूत होंगे तो आपकी विदेश नीति उतनी ही प्रभावी होती है। सैनिक श्रेणी से भारत मध्य श्रेणी का राष्ट्र है, मध्यम श्रेणी का है। सैनिक एवं आर्थिक कारक एक दूसरे के अंतर्निहित हैं, एक दूसरे में क्या है, अंतर्निहित, एक दूसरे की पूर्ति। क्योंकि यदि आर्थिक प्रगति होती है, यानी जैसे यदि हम यूरोप को देख लें तो वहां जो भी है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की स्थिति देख लें,
वही राष्ट्र सबसे ज्यादा सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ थे, जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत थे। आर्थिक प्रगति होती, कोई देश हथियार खरीदेगा जो देश सैनिक दृष्टि से जितना मजबूत होगा। भाई हथियार आप कब खरीद पाओगे, या आपके लिए जो सेना के साजो सामान खरीदने हैं, सेना के लिए नई नई तकनीकें खरीदनी है, या सेना के लिए नए नए लड़ाकू विमान खरीदने हैं, जहाज खरीदने, तो कब खरीद, जब तक आप सैनिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होगे तब तक ये कार्य आप नहीं कर सकते। मजबूत होगा उसकी विदेश नीति उतनी ही ज्यादा प्रभावी होती है। ये तो स्वाभाविक है, जितने भी राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं वो सैनिक दृष्टि से भी सुदृढ़ हैं। अब अगला आता है घरेलू वातावरण। घरेलू वातावरण तो यह है कि घर के अंदर का, यानी राष्ट्र के अंदर का जो वातावरण है वो यदि सुदृढ़ है, अच्छा है, तो आपकी विदेश नीति अच्छी संचालित होगी। लेकिन यदि आपके राष्ट्र के अंदर का वातावरण है, कोई दंगे हैं, या घरेलू वातावरण ठीक नहीं है, या कोई अन्य प्रकार से कोई अनियमितताएं हो रही हैं, तो फिर आप अपनी विदेश नीति का सही तरीके से संचालन नहीं कर पाते। घरेलू वातावरण से है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत 1947 में जब स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी। राष्ट्र निर्माण के लिए कितनी सारी चुनौतियां खड़ी थी कि भाई प्रजातंत्र की स्थापना भी करना है, और शरणार्थी समस्या भी बनी हुई थी, और सांप्रदायिक दंगे भी भारत में चारों तरफ थे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर के निकला। लेकिन कुछ अलग भ्रांतियों के कारण तो धार्मिक आधार पर भावनाएं भड़क गई लोगों की, और उसमें क्या हुआ, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक दंगे जो है भारत में हुए। और उस समय भारत की स्थिति जो है बहुत अत्यंत आर्थिक रूप से तो विपन्न थी ही थी, और इसके ऊपर से क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तो भारत की विदेश नीति जो है प्रभावित थी। कहने का मतलब यह है कि घरेलू आंतरिक वातावरण जो होता है उससे विदेश नीति प्रभावित होती है। आप खुद से अंदाजा लगा लें कि यदि आप घर में आपका माहौल ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, तो आप बाहर जा करके वो कहीं ना कहीं वो माहौल का असर, वो वातावरण का असर आप पे दिख जाता है। ऐसे यदि किसी देश के अंदर का वातावरण, आंतरिक वातावरण यदि ठीक नहीं है, तो आप जो है अपनी विदेश नीति का, वो देश अपनी विदेश नीति का सही संचालन सही तरीके से नहीं कर पाता है। चलो अब अगला कारण देख लेते हैं। अब इसके बाद जो है वो उतने ही रहने दिया जाए जो कारक हैं या तत्व हैं, निर्धारक तत्व हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति जो है उसके सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों को लेकर के भारतीय विदेश नीति चलती है। तो कुछ भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं वो कुछ निश्चित हैं कि जिनको लेकर के भारतीय विदेश नीति आगे बढ़ी है। तो पहला है गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता की नीति, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरी दुनिया दो ध्रुवीकरण हुआ था, दोनों गुटों में बटी हुई थी, शीत युद्ध चल रहा था, दो ध्रुवीकरण हुआ था। तो एक समाजवादी गुट था, एक पूंजीवादी गुट था। दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन भारत की आवश्यकताएं जो थी वो दोनों देशों के साथ थी, दोनों महाशक्तियों के साथ थी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत यदि किसी एक गुट के साथ जाता है, अर्थात सैनिक गठबंधन किसी गुट के साथ करता है, तो दूसरे गुट के साथ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए पंडित नेहरू जी ने निर्णय लिया, उनका मानना था कि यदि आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो हमें सापेक्ष दूरी, अर्थात किसी भी गुट के, वैसे भी भारत शुरू से ही भारत की जो विदेश नीति रही वो शांतिपूर्ण तरीका, सहस्तित्व की नीति रही, विश्व बंधित्व की नीति रही है। तो पंडित नेहरू जी का मानना था कि उभरते हुए राष्ट्र हों, यानी उस समय बहुत सारे राष्ट्र जो है नवोदित राष्ट्र थे, बहुत सारे देश जो है स्वतंत्र हुए थे, तो उनको नवोदित राष्ट्र कहा गया है कि नवोदित, यानी उस समय जो स्वतंत्र हुए थे, भारत भी उनमें से एक था। तो नवोदित राष्ट्रों को उन्होंने कहा कि भाई हम यदि
अन्य देशों की, अन्य महाशक्तियों का यदि अनुकरण करते हैं तो क्या होगा, किसी एक गुट के साथ चले जाएंगे लेकिन दूसरे गुट के साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो रह जाएंगी। तो हम उनका उस अनुकरण का त्याग करके, यानी जो हम उनकी अनुकरण करेंगे तो वो नहीं करना है, उसका क्या करना, हमें त्याग करना है और दोनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, दोनों से सापेक्ष दूरी बना करके। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है पंडित नेहरू जी के प्रयासों से, इसमें 3 लोगों का मुख्य प्रयास रहा है। पंडित नेहरू जी अग्रणी नेता रहे हैं, एक कर्नल नासिर और मार्शल टीटो और पंडित नेहरू जी, इन 3 लोगों के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन जो शुरू हुआ। और जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन चला तो धीरे धीरे करके जो शीत युद्ध और द्विध्रुवीकरण हो रहा था, द्विध्रुवीकरण में बहुत सारे राष्ट्र संलग्न जो थे, किसी पूंजीवादी राष्ट्र के साथ, कोई समाजवादी राष्ट्र के साथ, जिसकी विचारधारा जैसी थी उसके साथ, लेकिन भारत किसी के साथ नहीं गया, क्योंकि भारत के लिए दोनों देशों से आवश्यकताएं थी। यदि हमें खाद्यान्न कहीं से मंगाना था तो तकनीक कहीं से मंगानी थी, इस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति दोनों राष्ट्रों के साथ थी। तो हमने एक संलग्नता की, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और आज भी हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं कि हम किसी भी गुट के साथ कोई समझौता या सैनिक गठबंधन नहीं करेंगे, और ना हमने सैनिक गठबंधन किसी देश के साथ कभी किया है। तो भारत क्या है, एक गुट निरपेक्षता की नीति के सिद्धांत पर कार्य करता, अर्थात भारत की जो विदेश नीति है वो गुट निरपेक्षता की नीति है। अगला आता है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी शुरू से रहा है। भारत ने कभी किसी अन्य दूसरे देश पर इस प्रकार का उपनिवेश या साम्राज्यवाद का फैलाव नहीं किया है, न कभी फैलाया है। और उपनिवेशवाद, क्योंकि भारत ने उस दंश को स्वयं झेला, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दंश को भारत ने स्वयं झेला है, इसलिए भारत अब उस दंश को अन्य देशों के साथ भी या अन्य देशों को भी उससे संलग्न या उसका शुरू से, भारत की जो विदेश नीति जैसे ही, तो भारत ने उस उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का समर्थन भारतीय संस्कृति का भाव नहीं है, यानी भारत ने कभी इस चीज का समर्थन नहीं किया कि आप साम्राज्यवाद फैलाओ, उपनिवेशवाद फैलाओ। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का को भोगा था, यानी भारत ने उस चीज को भोगा था। साम्राज्यवाद, भाई भारत तो उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, भारत ने स्वयं उस दंश को झेला है, तो भारत उसका समर्थन क्यों करेगा। भारत ने उसका शुरू से विरोध किया कि ये इस प्रकार की नीति नहीं रहनी चाहिए। भारतीय विदेश नीति में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने सदैव इसका विरोध किया है। जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को अवसर मिला है तो भारत ने जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। फिर अगला आता है रंग भेदभाव का विरोध। रंग भेदभाव के दंश से भी भारत जूझा है, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीयों के साथ रंग के आधार पर जो है विभेदीकरण किया था। या हम जाए कि अफ्रीका में है तो अफ्रीका में बहुत रंग भेद की नीति जो चली, तो भारत ने रंग भेद के दंश को झेला था। भारत की विदेश नीति शुरू से ही मानव बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित रही है। यानी भारत की विदेश नीति, भारत की संस्कृति, यानी हमारी संस्कृति में इस प्रकार का भाव नहीं है कि हम किसी रंग रूप के आधार पर किसी के साथ विभेद करने लगे। भारत की विदेश नीति तो यदि संस्कृति हम उठा करके देखें, हमारे प्राचीन जो इतिहास है, यदि हम इतिहास का दोहरान करें तो वहां भी हमें इस प्रकार का विभेदीकरण देखने को नहीं मिलता। अर्थात भारत की संस्कृति में रंग भेद नीति का पालन कहीं नहीं है, सदैव उसका विरोध। भारत की जो नीति रही है वो कैसी रही है, मानव मात्र और बंधुत्व की, यानी एक दूसरे के भाईचारे की भावना का विकास करके भारत की संस्कृति जो है आगे बढ़ी है। चलो अब इसके बाद 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं, बाकी इसका तो पर्याप्त है, अब इससे ज्यादा चलो इसके बाद अपन जो है वो देखते हैं कि जो सिद्धांत आपके चल रहे हैं, इन सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है अपना पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत जो है इसमें भारत के अपन अभी कितने वो पढ़ करके आए हैं कि
इसमें अब आ गया है पंचशील का सिद्धांत। भारत प्रारंभ से ही विश्व बंधित शांतिपूर्ण सहस्थित अनुयायी रहा है। यानी भारत की यदि हम बात करें तो भारत प्रारंभ से ही क्या रहा है, सहस्तित्व की नीति, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने की नीति का पालन करता आया है। और पंचशील जो है, हमने हमारे पंडित नेहरू जी ने इनका जो है गठन, जो पंचशील सिद्धांत हैं जो दिए थे, उन पंचशील सिद्धांतों को अपन देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से अब इसमें इस टॉपिक में इतना ही रहने दिया जाए। कल जो है अपन विदेश संबंध अगले वीडियो में देखने लगेंगे कि अन्य देशों के साथ संबंध, क्योंकि इसमें अपन ने देख लिए विदेश नीति का अर्थ देख लिया है, फिर उसके निर्धारक तत्व देख लिए हैं। अब भारतीय विदेश नीति का ये सिद्धांत कि भारतीय विदेश नीति किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, तो मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। तो भारत प्रारंभ से ही विश्व बंधित एवं शांतिपूर्ण सहस्तित्व का अनुयायी रहा है। पहला यदि अपन देखें तो सभी राष्ट्र, ये पंचशील के सिद्धांत है, 5 सिद्धांत, इसलिए इसको पंचशील कहा गया है। सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। यानी जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र क्या करेंगे, एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, यानी एक दूसरे की अखंड जो एकता है उसमें हम विघन नहीं डालेंगे, उसका सम्मान करेंगे। दूसरा, कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र, जितने इसमें संलग्न है, वो कोई राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों का मतलब है कि आपके राष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर तीसरा है, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है, सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की संपूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। यानी हमारी पूर्ति जिसमें हो रही है उस संपूर्ति के आधार पर हम अपने व्यवहार का सामने वाले देश के साथ अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण, पांचवें यदि हम देखें, सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहस्तित्व के आधार पर अपने आचरण का निर्धारण करेंगे। ये जो है आपके 3 अपन ने सिद्धांत इसमें देख लिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसमें काफी है। और यदि अपन देखें तो संयुक्त राष्ट्र में दृढ़ आस्था, यानी जो यूएनओ था, एक और देख लेते हैं जो यू संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, इसमें भी भारत की दृढ़ आस्था है। और इसी कारण से तो हम अपना जो जम्मू कश्मीर का मामला है, इसी आस्था के कारण तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को ले गए थे। तो अब ये बस इतना ही, मतलब 4 पॉइंट यदि हम देखें तो 4 पॉइंट पर्याप्त है, क्योंकि इसमें आपके लगभग 150 से 250 शब्द हो चुके। क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हमने पहले विदेश नीति के निर्धारक जो है सिद्धांत देख लिए हैं कि भाई विदेश नीति का निर्धारण कैसे कैसे होता है। फिर उसमें हमने देखा, पहले अर्थ देखा था, फिर उसके निर्धारण देखे कि विदेश नीति कौन कौन से सिद्धांतों को लेकर के चलती, कौन कौन चीजों से विदेश नीति का निर्धारण होता है। फिर उसके बाद आए कि भारतीय जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की है, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या है। तो अपन ने इसमें 3 सिद्धांत लिख लिए हैं। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ में दृढ़ आस्था है। इसमें यदि और बढ़ाना हो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में इससे ये आपका जो अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध है, तो अन्य किसी देश के साथ अपन संबंध देखेंगे और एक वीडियो में एक देश के संबंध देख करके उसको आगे बढ़ेंगे।